Students, how are you? I hope you will be fine and safe at your home. Student, today we will discuss about the evolution of slavery कि किस तरीके से फ्रांस में जो स्लेवरी थी उसको ख़त्म किया गया। बेटा हम अपनी अर्लियर वीडियो में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से 1971 में जब कि जो मैंस थे उनको प्रॉपर्टी, जिनके पास प्रॉपर्टी थी उन मैंस को ही वोटिंग राइट्स दिया था। और उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि वुमेंस जो थी वुमेंस को पैसिव सिटीजन का दर्जा मिला था। लेकिन बाद में 1946 में जब वुमेन ने बहुत सारे उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दिए थे, तब 1946 में फ्रांस में वुमेन्स को भी वोटिंग राइट्स दे दिया गया था। उन्होंने बहुत सारे क्लब्स बनाए थे, ठीक है। जिस तरीके से उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया था उसके बाद उनको वोटिंग राइट दिया। अब आज हम पढ़ेंगे कि फ्रांस में किस तरीके से जो स्लेवरी थी उसको ख़त्म किया गया, ठीक है, कैसे उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया। तो बेटा हम ये जो स्लेवरी थी वो जब जैकोबियन की गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पर स्लेवरी को जैकोबियन डिजाइन में स्लेवरी को बिल्कुल ही उसको ख़त्म कर दिया गया था। यानी जो स्लेवरी थी उसका एबोलिशन करना ही एक बहुत बड़ा काम है जैकोबियन डिज़ाइन में। वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म, एक बहुत ही क्रांतिकारी सोशल रिफॉर्म है जो कि जैकोबियन डिज़ाइन में हुआ था। वो क्या था कि फ्रेंच कॉलोनीज़ में जो स्लेवरी थी उसको एबोलिशन करना, उसको ख़त्म करना। कॉलोनीज़ इन द कैरिबियन, जो कैरिबियाईज़ की जो कॉलोनीज़ थी, कैरिबियंस की जो कॉलोनी थी, कौन कौन सी थी बेटा? वो मार्टिन्यू, गुडेनल्यूप एंड सैन डोमिंगो were important supplier of commodities such as tobacco, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। यानी ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट सप्लायर थे जहाँ से किस का, इंडिगो का, शुगर का, टबैको का और कॉफ़ी का सप्लाई होती थी, ठीक है। और ये क्या करते थे, बहुत दूर दूर से जहाँ पर जिन एरियाज़ को वो जानते भी नहीं थे, बट वहाँ पर ऐसे एरियाज़ में, दूर दूर के एरियाज़ में जाकर ये काम करने के लिए वहाँ से जितने भी यूरोपियन थे, यानी वहाँ से यूरोपियन को, यानी बेटा कि जो दूर दूर तक के एरियाज़ थे यूरोपियन तो वहाँ पर जाकर काम करना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। तो इस वजह से उनका ये काम करना क्यों नहीं चाहते थे, क्योंकि वहाँ के जो ये बागान जो होते थे, मीन्स जो प्लांटेशन होती थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उन्हें काम करना पड़ता था। वहाँ उनका क्लाइमेट चेंज होता था। जैसे कि बेटा कि ये जो टैबैको है, शुगर है या जो कॉफ़ी है, इस तरह की जो खेती की जाती थी, इस तरह की जो प्लांटेशन की जाती थी, वो प्लांटेशन क्या है, यूरोप में नहीं होती थी। तो यूरोप ने अपनी अलग अलग जगह दूर दूर कंट्रीज़ में जाकर अपनी इस तरह की कॉलोनीज़ बना ली थी। और वहाँ पर अब कॉलोनीज़ बना ली थी, लेकिन यूरोपियन लोग जो थे वो वहाँ पर काम करना नहीं चाहते थे। तो इस वजह से उन्होंने स्लेव्स खरीदने स्टार्ट कर दिए और वहाँ पर उन स्लेव्स को वो अपनी जो प्लांटेशन उन्होंने लगाया हुआ था वहाँ पर उनको काम कराते थे। अब ये जो लेबर्स की जो कमी थी, इस कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, इन तीनों के ट्रायंगुलर जो इनका स्लेव ट्रेड था उसके बीच में होता था। बेटा आप समझिए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड्स कैसे होता है। देखिए कि जैसे ये वेट कीजिए बेटा, यानी ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, जैसे कि ये आपका अमेरिका, यहाँ पर यूरोप और ये अफ्रीका। अब क्या था, जो अफ्रीका से स्लेव्स कहाँ ले आए जाते थे, यूरोप में लेकर जाते थे। और यूरोप के दो मेन जो वहाँ के जिसको हम ये कहें कि पोर्ट जो थे, जो मेन पोर्ट थे वो कौन से थे, बोर्दे और नांते, ठीक है। तो वो यहाँ पर थे, यूरोप के मेन पोर्ट थे। और इन पोर्ट्स में क्या था, स्लेव लेकर जाते थे। तो यहाँ पर जो स्लेव्स को परचेज़ करने का और उनको बेचने का, सेल करने का ये जो प्रोसीजर था, इससे ये दोनों पोर्ट जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। अब इनको यहाँ से अमेरिका ले जाया जाता था और अमेरिका में जाकर वहाँ पर स्लेव्स को वर्क कराया जाता। तो इस तरीके से ये है ट्रायंगुलर जो स्लेव ट्रेड है, ओके। द स्लेव ट्रेड बिगन इन 17th सेंचुरी। जो स्लेव ट्रेड्स था वो कब स्टार्ट हुआ था, 17th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था। और फ्रेंच मर्चेंट, जो फ्रेंच मर्चेंट होते थे, जैसे अभी बताया मैंने कि वो सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ बॉर्डे एंड द नॉन से, जो फ्रेंच मर्चेंट जो होते थे वो
बोर्डे या फिर नॉन्ते जो पोर्ट था वहाँ से अफ्रीका तक क्या लेकर जाते थे, अपने जहाज़ों को लेकर जाते थे। और फिर वो वहाँ से उनको जब जहाज़ लेकर जाते थे और वहाँ से वो अपने जो लोकल उनके जो हेड होते थे, लोकल चीफ्टेन्स जो होते थे, वो उनसे वहाँ से जो लोकल चीफ्टेन्स है उनसे अपने स्लेव्स को ख़रीदते थे। उनके जो दास जो होते थे उनसे वो उनको ख़रीदते थे। अब क्या करते थे, उसके बाद वो जब उनसे वहाँ से उनको स्लेव्स को ख़रीद लेते थे तो उन स्लेव्स को एक उनके ऊपर क्या करते थे, वो स्टैंप लगा देते थे। ठीक है, और उनके ऊपर ब्रांडेड यानी अपना ब्रांड लगा देते थे और उनके ऊपर स्केल्टन मतलब हथकड़ी डालकर उनको कहाँ पर, अटलांटिक या फिर कैरेबियन, अटलांटिक से दूर के भी बहुत दूर कैरेबियन जो कंट्रीज़ थी वहाँ तक वो 3 महीने मतलब 3 महीने का टाइम होता था। 3 महीने के लिए उनको 3 महीने का लंबा टाइम लगता था वहाँ तक पहुँचने में। और 3 महीने की वो बहुत लंबी जो 3 मंथ की वॉयज जो थी यानी समुद्र की जो यात्रा थी वो शिप से उसको कवर करते थे। और उनको जो शिप्स होते थे उनमें बिल्कुल बहुत अच्छी तरह उनको डाल देते थे, मतलब सबको भर लेते थे। और उसके बाद वहाँ पर जो प्लांटेशन ऑनर्स जो होते थे, प्लांटेशन के जो मालिक होते थे, उनको वो उन्हें बेच देते थे। मीन्स प्लांटेशन के ओनर जो होते थे वो ख़रीद लेते थे उनसे। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट ग्रोइंग डिमांड इन यूरोप मार्केट फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो। और ये जो श्रम जो स्लेव लेबर्स जो थे, इनके आधार पर जो यूरोपियन मार्केट थी, उन यूरोपियन मार्केट में जो शुगर, कॉफ़ी या इंडिगो जो थी, इनकी डिमांड्स को पूरा करना बहुत ही क्या नामुमकिन था। मतलब अगर स्लेव्स नहीं होंगे तो इनकी डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाते थे, इसलिए स्लेव्स को मंगाया जाता था। और बॉन्दे और नॉन्ते जो जैसे ये पोर्ट्स थे वो इन्हीं की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरियस हुए और वहाँ पर वो मेन एक सेंटर बन गए जहाँ पर स्लेव ट्रेड होता था। मतलब स्लेव ट्रेड की वजह से ही वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुए। देन थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वाज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। 18th सेंचुरी में फ्रांस में हम देखते हैं कि जो स्लेवरी सिस्टम था उसकी बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, उसका क्या है, आलोचना नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि जो नेशनल असेंबली थी उसमें बहुत लंबे समय तक ये बहस तो चली कि जो राइट्स जो व्यक्ति के मौलिक उनके जो राइट्स हैं, मीन्स राइट ऑफ मैन, जो उनके मैन के राइट्स हैं, और उनको क्या है, जो कॉलोनीज़ में रहने वाले लोग हैं उन लोगों को दिए जाएं या नहीं दिए जाएं। मीन्स जैसे कि अब हमने पहले भी पढ़ा हुआ कि जो नेशनल असेंबली थी बेटा, नेशनल असेंबली में क्या थे, मेनली प्रॉस्पेरियस लोग थे, ठीक है, जो रिच लोग थे। तो वो सारे प्लांटेशन ओनर्स थे, तो वो नहीं चाहते थे कि स्लेवरी जो है या उसको बंद किया जाए। तो उनके लिए तो वो ठीक था, क्योंकि अगर स्लेवरी बंद हो जाएगी तो वो किस तरीके से अपने प्लांटेशन का वर्क करेंगे। तो इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा लंबी बहस चली। लेकिन ये जो स्लेव का ट्रेड था, बट इट डिड नॉट पास any law fearing opposition for businessmen whose income depend on the slave trade। यानी इन पर कोई भी एक बहुत लंबा कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं किया गया। किस लिए? क्योंकि जो ये पूरा ये जो अभी मैंने बताया कि नेशनल असेंबली में बहुत सारे कौन थे, जो मेनली बिजनेसमैन थे। तो बिजनेसमैन के डर से नेशनल असेंबली में इस तरह का कोई भी कानून जो है, लॉ है, वो पास नहीं किया गया। लेकिन एंड में 1794 में जो कन्वेंशन जो थी, ठीक है, कन्वेंशन जो थी, कन्वेंशन ने जो फ्रांसीसी कॉलोनीज थी वहाँ पर स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया। स्लेवरी फ्रेंच ओवरसीज अपोजिशन उसको स्लेवरी को गलत ठहराया, यानी स्लेवरी ख़त्म कर दी। क्यों ख़त्म कर दी? क्योंकि जो कन्वेंशन थी, कन्वेंशन में थर्ड एस्टेट के लोग थे। तो थर्ड एस्टेट के लोग क्या थे, उनके पास वो तो प्लांटेशन ओनर नहीं थे। अब ये बात आई कि स्लेवरी जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए। नहीं तो उन्होंने बोला ठीक है ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि स्लेव हम लोग के प्लांटेशन ओनर है ही नहीं हम लोग, तो हमें स्लेव्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो उन्होंने जो स्लेवरी है उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन उसके बाद में क्या रहा कि ये जो लॉ था ये छोटी सी टर्न आउट ऑफ द शॉर्ट टर्म मेजर 10 ईयर लेटर, और ये लगभग 10 साल के बाद वापस फिर से ये
यानी थोड़ी टाइम के लिए इसको बंद किया गया, बट 10 साल के बाद इसको दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया। जब नेपोलियन 1804 में जब नेपोलियन आया दोबारा, उसने कोर्ट्स बनाए, तो अब नेपोलियन क्या था, नेपोलियन ट्रेड को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहता था। अब उसने ट्रेड को बढ़ाने के लिए बोला, तो जो प्लांटेशन ऑनर्स थे उन लोगों ने ये बात रखी कि ट्रेड तो तभी प्रॉस्पिरस हो सकता है, तभी उसको ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है जब हम क्या करते हैं, हमारे पास स्लेव्स होंगे। तो ठीक है, नेपोलियन ने बोला कि ठीक है, स्लेवरी को दोबारा से स्टार्ट कर दिया जाए। तो उस टाइम पे स्लेवरी दोबारा स्टार्ट हो गई, क्योंकि अभी हमने जैसे कि सारे जितने भी प्लांटेशन ऑनर्स थे वो सब यही चाहते थे। प्लांटेशन ऑनर अंडरस्टूड देयर फ्रीडम इन इंक्लूडिंग द राइट ऑफ एनस्लेव अफ्रीकन निग्रोज इन परसुएट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब जो प्लांटेशन ओनर थे उन्होंने अपने खुद के इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट थे उसको, उसके लिए उन्होंने अफ्रीका के जो निग्रो होते हैं, निग्रो मतलब बेटा अफ्रीका में जो सहारा जो डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट के साउथ में जो रहने वाले लोग होते हैं उनको निग्रो बोला जाता है। ठीक है, तो निग्रो लोगों को अपना स्लेव बनाना शुरू कर दिया अब उन्होंने, क्योंकि इसको नेपोलियन से भी उनको परमिशन मिल गई थी। लेकिन लास्ट में अब किस तरीके से स्लेवरी को फाइनली एबॉलिश किया गया फ्रांस कॉलोनी से इन 1848 में, मीन्स 1848 में फ्रांस को पूरी तरीके से स्लेवरी फ्री कर दिया गया। बेटा यहाँ आप देख भी सकते हैं द एंसिएंट स्लेव्स, यानी ये जो स्लेव्स को एंसिपेशन ऑफ स्लेव्स को मुक्त कराने का ये जो प्रिंट है, ये 1794 में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। जो स्लेव्स हैं उनको फ्री कराने के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर ये जो बैनर है, इस बैनर का नारा ये है, क्या है, राइट ऑफ मैन, यानी मनुष्य का जो अधिकार है। और नीचे लिखा है कि क्या है, द लेबर द फ्रीडम ऑफ अनफ्री, यानी दासों को मुक्त किया जाए। और एक जो फ्रांसीसी वुमेन है, फ्रांसीसी वुमेन अफ्रीकी और अमेरिकी, ठीक है, ये क्या है, ये जितने भी इंडियन स्लेव्स हैं, इंडियन स्लेव्स को यूरोप के जो उनके कपड़े पहनाकर, क्लोथ्स पहनाकर, वो उनको एक क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक जेंटलमैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सिविलाइज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें ये दिखाया गया है। ओके, अब आप देखिए द रेवोल्यूशन ऑफ एवरीडे लाइफ। अब एवरीडे यानी रोज़ की जो लाइफ थी उसमें किस तरीके से रेवोल्यूशन हुई। तो कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ पीपल वेयर, क्या जो पॉलिटिक्स है वो लोगों के जो पहनते हैं, जो उनका पहनावा है, उनके तौर जो तरीके हैं उनको चेंज कर सकती हैं, उनके जो बुक्स पढ़ते हैं उनको बदल सकती है। पॉलिटिक्स इन सब चीज़ों को नहीं कर सकती। ठीक है, इन द year following 1789 in France saw many such change in lives of men, women and children। हम देखते हैं कि 1789 के बाद का जो टाइम था, तो फ्रांस में हम वहाँ के मैन, वुमेन और जो इवन चिल्ड्रंस जो थे उनके भी लाइफस्टाइल में बहुत सारा चेंजेस देखने को हमें मिलता है। अब वो किस तरीके से जो जितने भी रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत सारे लॉज बनाकर उनको क्या कर दिया, उनको फ्रीडम दे दी, लॉज बनाकर लिबर्टी दे दी, इक्वलिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिस। और उनको जो थी जो रोज़ एवरीडे की जो उनकी चीज़ें थी उनमें उनको इक्वलिटी दे दी, यानी सभी को इक्वल कर दिया। तो लिबर्टी और इक्वलिटी ये दोनों चीज़ें मिल गई, तो इस तरीके से उनमें चेंजेस आने शुरू हो गए। जो one important law that come in effect soon after the storming of the Bastille in summer 1789 was the abolition of censorship। अब क्या था, जो बास्टाइल था, बास्टाइल में जब बास्टाइल की में जो स्ट्रॉमिंग हुई थी, वहाँ का जो विद्रोह हुआ था, उसके बाद 1789 की गर्मियों में जो वहाँ पर हुआ था, तो सबसे जो मेन लॉ अब क्या उसको पास किया गया था, कौन सा मेन लॉ आया था, वो ये था कि जो सेंसरशिप है उसको ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, सेंसरशिप का ख़त्म हो गया, सेंसरशिप को बिल्कुल ही एंड कर दिया गया। सेंसरशिप मतलब बेटा कि किसी चीज़ को देखकर पास करना, जैसे कि आप देखते हैं कि फ़िल्म को सेंसर बोर्ड ने पास किया, आजकल देखते हैं। तो इसी तरीके से जब ओल्ड डिज़ाइन था, यानी पुराना जो हम डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, फ्रांस की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पर क्या था, सारी पावर्स के पास थी, किंग के पास होती थी। ठीक है, तो क्या करता था किंग, क्या होता था ओल्ड डिज़ाइन में जितने भी रिटर्न मटेरियल होते थे या कल्चर एक्टिविटीज़ जो होती थी, जैसे कि बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेज, इन सब को पब्लिश करने से पहले या परफॉर्म करने से पहले
ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसर ऑफ द किंग, यानी जो राजा के जो सेंसर अधिकारी जो होते थे उनके वो इसको अप्रूव करते थे, ठीक है। यानी पहले उनके पास जाता था, उनको पास करना पड़ता था, लेकिन अब क्या था कि जो ये हम कि सेंसरशिप जो है इसको अबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि अभी जो ये फ्रांस में लोगों को क्या हमारे स्पीच जो फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल गई थी, ठीक है। यानी नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन दे दिया गया था एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम्स को स्पीच अपनी बातों को कहने की आज़ादी मिल गई थी एंड उनको एक्सप्रेस करने की आज़ादी मिल गई थी टू बी नेचुरल राइट्स, इनको नेचुरल राइट्स बना दिया गया। तो अब इसकी जब इनको नेचुरल राइट बना दिया गया तो अब क्या था, जो लोग थे वो उनकी जो बातें थी मीन्स अब वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते थे, तो सेंसरशिप की तो ज़रूरत ही नहीं थी, तो इसलिए सेंसरशिप, ठीक है। अब न्यू डिज़ाइन में इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, तो सेंसरशिप को क्या है कैंसिल कर दिया गया, इसको अबॉलिश कर दिया गया। न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड द प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। अब क्या था, इसके जब सेंसरशिप को कैंसिल कर दिया गया तो फ्रांस के जो टाउन्स थे वहाँ पर न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स और बहुत सारी प्रिंटेड जो पिक्चर्स थी उनकी क्या है फ्लडेड, उनकी मतलब बाढ़ सी आ गई और वो बहुत तेज़ी से टाउन से वो गांव की तरफ कंट्री साइड्स में भी वो पहुंच गई। They all described and discussed the event and change taking place in France। और उन सब चीज़ों में क्या होता था, उनमें फ्रांस में जितनी भी इवेंट्स हो रहे थे, जितने भी चेंजेस आ रहे थे, उन सब के बारे में लिखा होता था। जब फ्रीडम ऑफ द प्रेस को फ्रीडम मिल गई, इसका मतलब ये था कि डेट अपोजिंग व्यूज़ ऑफ इवेंट कुड बी एक्सप्रेस, यानी अब वो क्या था, किसी भी कोई भी इवेंट जो होती थी उस पर अपने विरोधी जो उनके व्यूज़ होते थे, जो उनके अपोजिट व्यूज़ जो होते थे, अपोज वो किसी चीज़ का कर सकते थे, उन सब चीज़ों को एक्सप्रेस भी कर सकते थे। ईच साइड्स आउट द कन्वेंस ऑफ द अदर ऑफ इट्स पोजिशन थ्रू द मीडियम ऑफ द प्रिंट। अब क्या था, प्रिंट के माध्यम से प्रिंट का ये जो प्रिंट मीडिया थी, तो प्रिंट का जो इस्तेमाल करके वो एक पक्ष से मतलब एक जो पॉइंट ऑफ व्यू था, वहाँ एक पॉइंट ऑफ व्यू ने दूसरे को अपने जो अपने व्यूज़ थे उससे राजी कराने का भी प्रयास किया। मतलब मीन्स अगर मुझे कोई बात ठीक लगती है तो मैं जो प्रेस है, प्रेस के थ्रू मैं आप लोगों को ये बात बता सकती हूँ और आपको भी कन्विंस कर सकती हूँ कि मेरी बात जो है ठीक है। मतलब एक साइड के लोगों ने दूसरी साइड के लोगों को भी कन्विंस करना स्टार्ट कर दिया था। प्ले, सॉन्ग, फेस्टिव प्रोसेशन अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ द पीपल। अब क्या होने लगा, जो बहुत सारे प्लेज यानी नाटक, बहुत सारे सॉन्ग्स और इसके अलावा बहुत सारे जो फेस्टिव प्रोसेसन थे, जो जुलूस जैसे निकलते थे, उनमें बहुत ज़्यादा नंबर्स में जो है वो लोग जाने लगे। दिस वाज वन वे they could grasp and identify with ideas such liberty and justice that political philosophers wrote about at the length in texts which only the handful educated people could read। अब ये क्या था कि जब बहुत सारे लोग मान लीजिए बहुत सारे लोग जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, वो अपनी बातों को कह सकते हैं। अब जो हमारा फ्रीडम और ये जो लिबर्टी और जो जस्टिस थे, इसके विषय में जो बहुत सारे जो फिलोसफर्स जो थे, जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स जो थे, या उन्होंने बहुत सारे उन्होंने बहुत सारे जो रोड्स, बहुत सारे लेख को समझने और उनसे रिलेटेड होने का उनको ये बहुत अच्छा तरीका लगा। और उन्होंने क्या किया, अब वहाँ पर ये प्लेज यानी बेटा कि जो ये प्लेज और यहाँ पर बहुत सारे लोग जाते थे, तो यहाँ पर वो अपनी बातों को कह सकते थे। प्रिंट मीडिया से वो अपनी बातों को पढ़ सकते थे, क्योंकि अब क्या था, अगर प्रिंटेड जो चीज़ें हैं, जो बुक्स हैं या जो पैम्पलेट्स जो होती हैं, उनको तो पढ़ना कुछ ही लोग जानते थे, तो वो कुछ ही लोग पढ़ सकते थे। लेकिन अब ये जुलूस और इस तरीके के यानी जो म्यूज़िक के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, प्लेस के थ्रू प्ले करते थे, उनके थ्रू वो अपनी बातों को बहुत सारे लोगों तक वो बता सकते थे। तो अब उन्हें ये जो था ये तरीका बहुत अच्छा लगा, तो एजुकेटेड लोगों ने इसको अपनाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से द पैट्रियोटिक फैट रिड्यूसिंग प्रेस, जो पैट्रियोटिक देशभक्त जो हैं वो बहुत ज़्यादा
जो मोटापा घटाने के लिए वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो ये एक 1790 में बनाया गया जो पिक्चर है, और यहाँ पर जो आइडिया ऑफ जस्टिस टेंगिबल है, ठीक है। तो आइडिया ऑफ जस्टिस जो है उसको व्यवहार को बदलने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट कंक्लूजन मीन्स बेटा 1804 में अभी हमने पढ़ा कि जब नेपोलियन जो था, नेपोलियन आ गया था जो फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस में नेपोलियन की जो आने का रास्ता साफ होने लगा था धीरे धीरे, तो 1804 में फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का जो है उसको एम्पीरियर बना दिया गया। ही सेट आउट conquer neighboring European countries, disposing dynasties and creating kingdom where he placed number of his family। अब उसने क्या करना शुरू कर दिया कि उसने जो अपने आसपास के पड़ोसी देश जो थे उनको जीतना शुरू कर दिया, कन्क्यूरिंग नेबरिंग कंट्रीज़ को कन्क्यूर करना शुरू कर दिया, यूरोपियन कंट्रीज़ को उन्होंने जीतना शुरू कर दिया, और जितने भी पुरानी जो डायनेस्टीज़ थी उनको हटा दिया गया, और उसने नए किंगडम्स जो हैं उनको तैयार किया, और उनकी जो जितनी भी बागडोर जो थी, ठीक है, यानी उनका जो जितना भी काम था उसको अपने खुद के फैमिली के जो मेंबर्स होते थे उन मेंबर्स के हाथों में सौंप दिया। नेपोलियन सॉ हिज रोल एट मॉडर्नाइज़र ऑफ यूरोप, और नेपोलियन खुद को यूरोप के जो मॉडर्नाइज़र है उसका एक मसीहा मानता है कि उसने यूरोप का उसको मॉडर्नाइज़र किया उसका। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उसने बहुत सारे जो है लॉज बनाए, जिस तरीके से क्या था, एक ये है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को उसने सुरक्षित किया, निजी जो उसको सेव किया उसको, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट। उसने वेट का एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया, ठीक है, और देन उसने जो मेज़र प्रोवाइडेड डेसिमल सिस्टम की उसने डेसिमल सिस्टम जो था उस पर आधारित उसने मेज़र नाप तोल की एक इक्वल जो था उसकी इक्वली सिस्टम चलाया। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज लिबर्टर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। इस तरीके से क्या है, शुरू में तो जो लोग थे उन्होंने नेपोलियन को एक ऐसा लिबरेटर समझा, यानी मुक्तिदाता समझा जिसने जनता को आज़ादी दिलाने की उम्मीद थी, ठीक है, उनसे यानी बहुत सारे लोगों को नेपोलियन एक ऐसा लगता था कि वो हमारा लिबरेटर है, ठीक है, फ्रीडम हमको आज़ादी दिलाने वाला है। तो उससे जनता को आज़ादी दिलाने की उम्मीद थी कि नेपोलियन हमें आज़ादी ज़रूर दिलाएगा, जितने सारे हमारे फ्रांस में जो चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जल्द ही जो है वो लोगों को समझ आने लगा कि जो नेपोलियन है उसकी जो ट्रॉप्स हैं, उसकी जो सेनाएं हैं, आर्मीज़ जो हैं, वो एक उनको क्या करने लगे, उन आर्मीज़ को वो इन्वेंडिंग फोर्स समझने लगे लोग जो है नेपोलियन की आर्मीज़ को, कि हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। ही वाज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। और इस तरीके से जो 1815 में लास्ट में वाटरलू में जो लड़ाई करते हुए जो नेपोलियन था वो वहाँ पर हार गया, और यूरोप के बहुत सारे जो पार्ट्स थे वहाँ पर many of his measures and carried revolutionary ideas, liberty, modern laws to other parts Europe and impact on people long after Napoleon had left। यूरोप के बहुत सारे भागों में ये जो इसने चेंजेस लेकर आया था, लिबर्टी या मॉडर्न लॉज जो लेकर आया था, ठीक है, उन जितने भी लॉज थे उनका विस्तार ये क्या है, बहुत उसके डेथ के बाद भी काफ़ी लंबे समय तक भी उसका जो है वहाँ पर उसका प्रभाव रहा, ठीक है, यानी उनका इम्पैक्ट हमें वहाँ देखने को मिलता है आफ्टर द डेथ ऑफ द नेपोलियन की डेथ के बाद भी। द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन के सबसे जो इम्पोर्टेंट लेगेसी है, यानी विरासत जो है वो क्या है, वो हमें है लिबर्टी, आइडिया ऑफ लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो है सभी को मिल गए थे। दीज स्प्रेड फ्रॉम फ्रेंच टू रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। अब ये क्या था, धीरे धीरे 19th सेंचुरी में फ्रांस से निकल कर यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ में भी ये फैलने लगे, और वेयर फ्यूडल सिस्टम वर एबॉलिश, जहाँ पर क्या था, जिनके चलते मतलब इस तरह के जो राइट्स थे जब वो दूसरी कंट्रीज़ में भी जाने लगे, तो वहाँ पर क्या था, यूरोप में उस टाइम पे फ्यूडल सिस्टम था, तो उसने फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया।
और देन colonies people reworked the idea of freedom from bondage into their movement to create sovereign nation state। अब जो कॉलोनीज थी, जितने भी कॉलोनीज सोसाइटी थी, उन्होंने अपने आप को नेशन स्टेट की स्थापना के लिए उन्होंने अपना स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया, नेशन मूवमेंट चलाने शुरू कर दिए। और वो अब क्या थे, जो ये स्लेवरी जो थी, बॉन्डेज जो था, उनसे भी वो अब छुटकारा चाहते थे। ठीक है, उसको भी एक नई तरीके से अपने आप को फ्रीडम दिलाना चाहते थे। जिस तरीके से जैसे कि हम देखते हैं कि इंडिया में भी जो टीपू सुल्तान या राजा राम मोहन राय थे, वो भी इसी तरीके के जो हैं, उनके जो आइडियाज़ थे वो भी इसी तरीके से फ्रांस की जो रेवोल्यूशन थी उससे, उसके जो आइडियाज़ थे उससे बहुत ज़्यादा क्या थे, वो उससे बहुत ज़्यादा मतलब प्रेरित थे। और वो इसे उनके जो रिस्पॉन्ड भी वो उसी तरीके से कर रहे थे। ठीक है, यानी जिस तरीके से फ्रांस के आइडियाज़ जो थे वो उन्हीं से बहुत ज़्यादा प्रेरित होकर भारत में भी इस तरीके की जो आइडियाज़ हैं वो लाना चाहते थे। ओके बेटा।